हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू टी यू जी पोलिटिकल साइंस क्लास। अब इसमें आज हम सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर। आपको बता दूं कि सी यू टी क्रैक करने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की 12th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस की दो किताबें पढ़नी पड़ेगी। एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और दूसरी किताब का नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ये सेकेंड चैप्टर है। ऑल द अदर चैप्टर्स अगर आपको शाहीन डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, ये है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। आप जानते हैं कि लास्ट चैप्टर जो था वो कि बाइपोलैरिटी का ख़त्म होने के बारे में था, यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर्स आते हैं, एक है यूएस, दूसरी तरफ यूएसएसआर होता है। वो कैसा ख़त्म हुआ वो वी हैव सीन दैट इन द लास्ट क्लास। ओके, आज के क्लास में हम देखेंगे कि वो ख़त्म होने के बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है, वो कैसा बना, उसमें कौन कौन से पावर्स आने लगे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। स्पेशली हम देखेंगे इसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में, दूसरी है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को देखेंगे, देन राइस ऑफ चाइना देखेंगे, और साउथ कोरिया और जापान देखेंगे। तो ये 5 चीज़ें हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। लेट्स गो इनटू दैट। तो जैसा कि मैंने बोला, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जब बाइपोलर स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्लोली ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इसके बाद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड शुरू होता है जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जैसा कि यूरोपियन यूनियन हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस। लेकिन इसका शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही हो जाता है। वी विल सी अबाउट दैट हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रीजनल सॉल्यूशंस देने का वो जो मामला है उसमें ये सक्सेसफुल रहे हैं। वाई वी आर मेनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस टू ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली यूरोपियन यूनियन और आसियान, बिकॉज ये दो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज दुनिया में काम कर रहे हैं, जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन अगर हम ले लेंगे तो यूरोपियन यूनियन में आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में या एक्सिस पावर, एलिस पावर, इस सब चीज़ों में यूरोप का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वार्स के बाद। लेकिन आज ऐसा एक सिचुएशन आ गया है जहाँ पर देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विद इन यूरोप। तो ऐसा एक सिक्योरिटी मिल गई है यूरोप को, उसका एक बड़ा रीज़न है यूरोपियन यूनियन। ये सक्सेसफुल काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और दूसरा है आसियान। आसियान में भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो वर्ल्ड वार्स में अफेक्ट हुए थे, बोथ कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम वेस्टर्न पावर यूरोप एज वेल एज फ्रॉम जापान। तो यहाँ से उनको बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन आज अगर देखेंगे द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आता है आसियान कंट्रीज़ भी, तो इसलिए हम उसको भी हम देखेंगे। और चाइना को देखना ही पड़ेगा, बिकॉज आज चाइना यूएस के साथ टक्कर कर रहा है। चाइना का ग्रोथ कैसा हुआ वो भी आज हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग विथ वी विल गो विथ यूरोपियन यूनियन। ओके, तो यूरोपियन यूनियन में बेसिकली क्वेश्चन ऑफ यूरोप शुरू हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो सब कंट्रीज़ को इफेक्ट हुआ है बेसिकली। ओके, तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन में भी इसका इफेक्ट हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में, और बहुत सारे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था वर्ल्ड वार में। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ यूरोप शुरू हो गया था, और यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द रूइन, ये जो लॉस हुआ इसे कैसा हम सही करेंगे करके शुरू करेंगे। तो और कोल्ड वार वहाँ पर चल रही थी जिसके यूएस और यूएसएसआर के बीच में। तो ये यूरोपियन बनाने का आइडिया में एक रोल अमेरिका प्ले करता है। एक फिनेंशियल हेल्प देके एक मार्शल प्लान आता है। ये मार्शल प्लान, एक सवाल आ सकता है आपके लिए सीयूईटी के लिए, मार्शल प्लान इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, देयर आर सो मेनी प्लान्स विल बी देयर, लेकिन ये मार्शल प्लान किसके रिलेटेड है बोले तो ये यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड है। स्पेशली ये दिया था, फिनेंशियल हेल्प दिया था स्पेशली टू द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, ताकि वो उभर के आए और डेवलप करें अपने आप को और कलेक्टिव यानी कि सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाएं। तो इसके लिए ये सब यूएस ने सपोर्ट किया। लेकिन यूरोपियन यूनियन बनने में उसके बहुत साल लगते हैं, बट शुरुआत के लिए अगर हम देखेंगे तो इट स्टार्ट्स विद द मार्शल प्लान। ओके, और क्यों यूएस इसमें पैसा लगाता है, क्यों यूएस यूरोप में स्पेंड करता है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वार विच वाज हैपनिंग बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर। हम जानते हैं लास्ट क्लास में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में देखे कि ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज यूएसएसआर के अंडर में थे। ओके, चले गए थे सोवियत यूनियन के अंडर में। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली कैपिटलिस्ट कंट्रीज बनते हैं और उनको सपोर्ट करता है यूएस। ठीक है,
तो ऐसा होता है। और ऑल्सो यू कैन सी दैट नाटो को भी क्रिएट किया जाता कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, इसमें भी यूएस का रोल होता है। और OEC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो 1948 में बनाता है टू चैनल एड टू द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पर क्यों वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बोला जाता है आप जानते हैं, बिकॉज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली किसके अंडर में थे, वो USSR के इसमें थे, ज़्यादा करीब में थे या उसके अंडर में चले गए थे, तो इसलिए यहाँ पर जो भी शुरुआत वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से ही होती है। तो आप ये सवालात वगैरह आ सकते हैं आपके CUET के लिए कि OEC का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कब आया था वो ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, 1948। और ऑल्सो मार्शल प्लान क्या था, इट इज़ गिविंग फिनेंशियल हेल्प ओके टू द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ओके बाय द UN, बाय द अमेरिका, बाय द US ओके। तो देन आप देख सकते हैं कि काउंसिल ऑफ यूरोपियन एस्टैब्लिश होता है 1949 में। तो देयर इज़ अ टाइम लाइन कैसा ये यूरोपियन यूनियन बनता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखा दूंगा, इसमें भी चंद चीज़ें यहाँ पर बोला गया है। काउंसिल ऑफ यूरोप बनता है 1949 में, ये दूसरा है ओके, ये यूरोपियन यूनियन नहीं है बल्कि बनने के प्रोसेस में आता है। पहले वो ये ऑर्गेनाइजेशन आता है OEC और उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक है, 1949 में। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी बनता है, कम्युनिटी 1957 में, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक करके अगर हम देखेंगे तो यूरोपियन ये कैपिटलिस्ट कम्युनिटीज ये कंट्रीज को जमाता है और इट इज़ हैपनिंग इन 1957। देन नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इट इज वॉज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स बट पॉलिटिकल डायमेंशन भी लेता है ये, बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट बनता है। और फाइनली यूरोपियन यूनियन कब आता है, इट इज़ 1992। यू सी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1945 में, यूरोपियन यूनियन बन के वजूद में आता है 1992 में, बट देयर इज़ अ स्मॉल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फाइनली यूरोपियन यूनियन 1992 में आता है। लेकिन हमको चाहिए कि हम देखें कि 1945 से 1992 के बीच में कितने ऑर्गेनाइजेशंस आए, कब आए थे, क्या क्या ट्रीटीज साइन हुए, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है, तो वी शुड नो एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। और कॉमन करेंसी, एक फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी भी है यूरोपियन यूनियन ने लेके आया और अपने पास एक कॉमन करेंसी भी है यूरो ओके। तो यूरोपियन यूनियन का मैप है ये देखिए। तो दीज आर दी ओल्डन मेंबर्स जो पर्पल कलर में है और न्यू मेंबर्स जो है ऑरेंज कलर में है। आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में पहले जो कंट्रीज आए थे वो सब लेफ्ट में है ओके। आज तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है ओके, यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्सिट में बाहर आ चुका है, लेकिन ये ज़माने में था ओके यूरोपियन यूनियन में। तो बेसिकली वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज ही पहले आए थे यूरोपियन यूनियन में, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बाद में जमे थे, बिकॉज ये सब पोलैंड, ये लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब USSR के करीब में थे, आप जानते हैं ओके। तो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा कि क्यों वेस्ट के लोग यूरोपियन यूनियन में थे और ईस्ट के बाद में ज्वाइन करें ओके। ओके, दिस इज यूरोपियन यूनियन फ्लैग। ये सवाल आया है CUET में कि क्या है इसमें। देखेंगे अगर ये ब्लू कलर में 12 येलो कलर स्टार्स है, व्हाट दिस स्टार्स डिनोट, तो ये आके स्टार्स कंट्रीज को डिनोट नहीं करते हैं बल्कि ये एक नंबर को डिनोट करते हैं, बिकॉज 12 नंबर, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन, ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्लैग में कितने स्टार्स हैं, 12 स्टार हैं, और उसका रीज़न ये है कि 12 स्टार्स जो है, 12 स्टार्स एज द नंबर, 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन एंड देन कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो इसलिए ये 12 स्टार्स रखे गए हैं, ना कि कंट्रीज को डिनोट करना। तो ये आपको सवाल आ सकता है, 12 स्टार्स दे आर रिप्रेजेंटिंग स्टेबिलिटी ओके, परफेक्शन, कंप्लीटनेस, यूनिटी, तो इसलिए ये 12 स्टार्स यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में है ओके। दिस इज द टाइम लाइन, मैं जो बता रहा था ना आपको, 1992 में यूरोपियन यूनियन फाइनली बनता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से क्या क्या चीज़ें आई, स्टेप बाय स्टेप ये हमको जानना है, सवालात इसमें भी आ सकते हैं। 1951 में अगर देखेंगे तो अप्रैल में 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। आप देखेंगे उसमें कौन कौन है, देखिए फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी है, इटाली है, बेल्जियम है और नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ब्रिटेन नहीं है इसमें
ओके, ब्रिटेन बीच में ज्वाइन करता है। आज ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से हट के बाहर भी चले गया है। तो दो 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो पहले जमे थे वो कौन से कंट्रीज थे वो आपको जानना जरूरी है। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये यूरोपियन कंट्रीज सब आगे बढ़ के जमने में। देन 1957 में अगर आप देखेंगे तो मार्च 25 को 6 कंट्रीज क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ रोम साइन करते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाने के लिए और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनाने के लिए। और ये कब साइन हुआ, 1957 में, 6 साल के बाद। देन 1973 ऑलमोस्ट 20 इयर्स के करीब हो जाता है, डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम ये यूरोपियन कम्युनिटी में ज्वाइन करते हैं। दिस इज नॉट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से पहले, ईयू से पहले वो ईसी था। ओके तो यूरोपियन कम्युनिटी में ये ज्वाइन करते हैं। अब देखिए कि इन विच ईयर यूनाइटेड किंगडम जॉइंड यूरोपियन कम्युनिटी, इट इज इन 1973। ठीक है, तो बाद में वो अब नहीं भी है, ब्रेक्सिट हो जाता है। 1979 जून में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस टू द यूरोपियन पार्लियामेंट होता है। तो पहला डायरेक्ट इलेक्शन यूरोपियन पार्लियामेंट को कब होता है, ये भी एक सवाल हो सकता है, आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, ईयर 1979 जून। देन 1981 जून में ग्रीस आके यूरोपियन कम्युनिटी में ज्वाइन करता है। पॉइंट टू बी नोटेड इज 1992 तक कोई यूरोपियन यूनियन का नाम ही नहीं है, यूरोपियन कम्युनिटी बोला जाता था। और 1985 जून में शेंजन अग्रीमेंट बनता है। ये देखिए इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या था, इट अबॉलिशेस द बॉर्डर कंट्रोल्स अमॉन्ग द यूरोपियन कम्युनिटी मेंबर्स। यानी कि आज यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज के बीच में आप ऐसा ही जा सकते हैं, ओके, यानी कि विदाउट वीज़ा, ओके, इजीली देयर कैन बी रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह है, इतना कनेक्टेड है। तो ये कौन से अग्रीमेंट से पॉसिबल था, द पॉसिबिलिटी इज बाय शेंजन अग्रीमेंट जो 1985 में हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना आपको जरूरी है। देन 1986 जनवरी में स्पेन एंड पोर्चुगल यूरोपियन कम्युनिटी में ज्वाइन करता है। 1990 में जर्मनी यूनिफिकेशन होता है, मैं कल आपको बताया था, द फॉल ऑफ यूएसएसआर के वक्त ये जर्मनी जो बर्लिन वार जो होता है वो गिर जाता है और फाइनली ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी मिल जाते हैं, वो 1990 अक्टूबर में होता है। देन 1992 फरवरी 7 में अगर हम देखेंगे द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। सी ये ट्रीटीज इसमें जो बोले गए हैं ये किस में भी सवाल आ सकता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस बोला गया, ट्रीटी ऑफ रोम बोला गया, शेंजन अग्रीमेंट बोला गया, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच बोला गया। सब ट्रीटीज को याद रखना है ईयर के साथ और उसका व्हाट इज द रिजल्ट, आउटपुट ऑफ द ट्रीटी। ओके, ये यूरोपियन यूनियन फाइनली बनता है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड बाय विच ट्रीटी, अगर सवाल आता है डायरेक्टली तो इसका सही आंसर है ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ठीक है, देन 1993 जनवरी में अगर देखेंगे तो सिंगल मार्केट बनाया जाता है यूरोपियन यूनियन के अंडर में। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन ये ज्वाइन करते हैं। 2002 में अगर हम देखेंगे तो 2002 में यूरो न्यू करेंसी वाज एस्टैब्लिश। तो 1992 में ही अलग करेंसी नहीं आता है, 10 साल के बाद करेंसी आती है। आपको याद रखना है कि यूरो था वो करेंसी और 2002 जनवरी में आता है। और 2004 में अगर देखेंगे तो नए 10 कंट्रीज ऐड होते हैं, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगेरी, लैटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेनिया। अब देखेंगे कि ये सब बेसिकली यूएसएसआर के फोल्ड में थे बहुत सारे। अब यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2004 में ये सब कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करते हैं। 2007 में 2007 you can see Bulgaria and Romania joins the European Union, Slovenia adopts the euro। 2009 अगर दिसंबर में देखेंगे तो लिस्बन ट्रीटी came into force। 2012 यूरोपियन यूनियन is awarded the Nobel Peace Prize। पॉइंट टू बी नोटेड इज नोबेल पीस प्राइज क्यों यूरोपियन यूनियन को दिया गया, बिकॉज वहां पर इतने ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोर्स ऑफ पीपल हैव डाइड, इजंट इट। तो ऐसा होने से अब यहाँ पर ऐसा वार ही नहीं हो सकता, ऐसा एक चेंज आ गया बिकॉज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हेंस इट वाज गिवन द नोबेल पीस प्राइज इन 2012। 2013 में क्रोशिया जो कंट्री है वो आके यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करता है। एंड शॉक क्या है 2016 में कि ब्रिटेन जो है वहाँ पर ये होता है, वोटिंग होती है एंड फाइनली ब्रिटेन जो है यूरोप से बाहर चले जाता है, जिसे कहते हैं ब्रेक्सिट। तो ब्रेक्सिट दिस हैपेंड इन 2016, वहाँ पर रेफरेंडम होता है एंड 51.9%, द परसेंट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर, 51.9% लोग फेवर करते हैं कि ब्रिटेन
क्या कर जाए, यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाएं, ब्रेक्सिट हो जाए, तो ब्रिटेन एग्जिट बोला जाता है, ऐसे 2016 में होता है. Okay, so this is the timeline of European integration, how it all came about. Okay, the European Union has started to act as a nation state. पॉसिबल ये चीज क्या है बोले तो सब लोग मिलके काम करना शुरू कर लिए, while the attempts to have a constitution is failed. ओके, यूरोपियन यूनियन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर फ्लैग है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर एंथम है, वहाँ पर फाउंडिंग डेट भी है, वहाँ पर करेंसी है. आप जानते हैं फाउंडिंग डेट 1992 में आता है और करेंसी भी 2002 में लेके आते हैं यूरो, लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ओके, ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है कॉमन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट देयर फॉर, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट देयर फॉर द यूरोपियन यूनियन. देन कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाती है यूरोपियन यूनियन में, उसकी स्ट्रेंथ है. एंड इट एक्सपेंड्स द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन व्हाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द एस सोवियत ब्लॉक. जो मैं बोला 1990s के बाद ये सोवियत ब्लॉक के बहुत सारे कंट्रीज, ये लाटविया, लिथुआनिया वगैरह, ये आके इसमें यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करते हैं. ओके, लेकिन ये प्रोसेस इतना इजी भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज मेनी कंट्रीज जो हैं वो उतने एंथुसियास्टिक नहीं है कि अपने ओन कंट्री जो कानून बनाती थी अब वो अधिकार यूरोपियन यूनियन को दे दिया जाए, तो पीपल आर नॉट इन दैट फेवर. ओके, एंड ऑल्सो रिजर्वेशंस हैं अबाउट ऑलरेडी जो यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज हैं वो नए कंट्रीज को लाने में भी रिजर्वेशंस दिखाते हैं कि नहीं ये कंट्री नहीं आना चाहिए, तो ये इसमें मसला भी है. ओके, तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी आज यूरोपियन यूनियन हो चुका है. अगर 2016 की बात देखें तो इट इज मोर देन $17 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है, नेक्स्ट टू द यूएस स्टेट. ओके, तो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या हो गई है, यूरोपियन यूनियन हो चुका है. देन कैन पोज ए थ्रेट, यूरो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो यूएस डॉलर को भी क्या डोमिनेंस से वहाँ पर उसे टक्कर दे सकता है. ओके, वर्ल्ड ट्रेड में अगर देखेंगे तो उसका शेयर बहुत ज़्यादा है यूरोप यूनाइटेड स्टेट्स से भी, और उसका इन्फ्लुएंस अगर देखेंगे तो एशिया, बिकॉज यूरोप के इमीडिएटली नीचे मेडिटेरियन सी के नीचे आप देख सकते हैं अफ्रीका है और ईस्टर्न साइड यूरोप के एशिया है, तो वहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. अगर यूरोपियन यूनियन को देखेंगे तो उसका एक मेंबर स्टेट है, वो है फ्रांस, जो परमानेंट सीट रखता है किसमें, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन के. तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में पहले यूके भी था, फ्रांस भी था, आज तो यूके चले गया है. तो फ्रांस इज अ वन कंट्री वन स्टेट इन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंटिंग. ओके, तो यूरोपियन यूनियन में से एक कंट्री जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, आप जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के कितना पावर्स होते हैं, वो वीटो कर सकता है. जनरल असेंबली के जो डिसीजंस होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, उसे भी वीटो कर सकता है. तो फ्रांस हैज बिकम पावरफुल कंट्री. आज देख सकते हैं कि फ्रांस इज स्पीकिंग इन सो मेनी इश्यूज में यूएस के खिलाफ बात कर रहा है. उसका पॉसिबिलिटी, उसका रीजन भी यह है कि फ्रांस इज द वन कंट्री इन द एंटायर यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन में दूसरे कंट्रीज भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसलिए वो अपना वॉइस निकाल रहा है. इवन गाजा के इशू में भी हम देख सकते हैं कि फ्रांस ने बात किया है. यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस अगर देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, और फ्रांस के सिर्फ अगर फ्रांस के पास देखेंगे तो 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है. तो इट्स ए न्यूक्लियर पावर आल्सो फ्रांस, और वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर हम देखेंगे तो वो भी यूरोपियन यूनियन है. तो यूरोपियन यूनियन की ये सब स्ट्रेंथ्स हैं. लेट अस गो एंड सी दी लिमिटेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन. मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसी, रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसी. तो ये पूरा कंट्रीज मिलके अगर कंप्लीट एक यूरोपियन यूनियन के अंडर में आने के बावजूद उनके बीच में फॉरेन पॉलिसी में वगैरह टकराव होता है. ये एक बड़ा लिमिटेशन है कि यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक वांट टू हैव सम एक अलग सा फॉरेन पॉलिसी रखना चाहती है, वैराज उसके अंदर कंट्रीज जो हैं, कंट्रीज जो अपने ओन फॉरेन पॉलिसीज बनाना चाहती है. तो ये एक इशू है यूरोपियन यूनियन के अंडर में. अगर हम उसके एग्जांपल्स देखें तो प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त यूके इसका हिस्सा होता था,
यूरोपियन यूनियन का, तो उन्होंने इराक का वो जो इन्वेशन हुआ यूएस में, तो उसमें यूरोपियन यूनियन तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये यूके पार्टिसिपेट किया। और ऑल्सो अगर देखेंगे तो नए कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन में हैं उसमें कोएलिशन ऑफ विलिंग करके एक बनाया गया, यूएस लेड करता है इसमें। ये भी देखिए कैसा यूएस टैक्टिकली मूव करता है। यूरोपियन यूनियन के अंडर में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसे यूएस सपोर्ट करता है, कोएलिशन ऑफ विलिंग है, ओके, जो उसे सपोर्ट करता है यूएस की चीज़ों को। तो ये भी एक मसला है यूरोपियन यूनियन के अंडर। लेकिन जो दो कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के अंडर में यूएस को अगेंस्ट करते हैं या उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट को अगेंस्ट करते हैं, वो दो कंट्रीज हैं, जर्मनी और फ्रांस। ओके, दे हैव अपोज्ड द अमेरिकन पॉलिसी। अगेन ब्रिटेन का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर देखेंगे मार्गरेट थैचर, इन्होंने क्या किया, यूरोपियन मार्केट से यूके को अलग रखा। तो ये ऐसा भी मसला होता है। और डेनमार्क और स्वीडन ये क्या किए, ये लोग मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के रेसिस्ट किए और यूरो को उसे एक कॉमन करेंसी लाने के खिलाफ भी इन्होंने बात किया। तो ये सब यूरोपियन यूनियन के लिमिटेशंस हैं। दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़ा एक ये है कि कौन इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बेसिकली यूएस, बिकॉज यूएस डज नॉट वांट यूरोपियन यूनियन टू बेसिकली इसके खिलाफ हो जाए। ठीक है, आज ट्रंप की सरकार आ गई, आज देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन को भी ट्रंप चुनौती दे रहे हैं कि हम टैरिफ डाल देंगे वगैरह वगैरह। तो ये कहाँ पर जाएगा, वी नीड वेट एंड सी। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट इज आसियान। आसियान क्यों आया, तो यहाँ तक हमने यूरोपियन यूनियन को समझ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो है आसियान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार अगर हम देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त में, सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त में, ये आसियान कंट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा उनको लॉस हुआ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कॉलोनियल पावर और ईस्टर्न कॉलोनियल पावर। अगर ईस्टर्न कॉलोनियल पावर अगर देखें तो जापान था, जापान वॉज कॉलोनियल रूलर था वहाँ पर, तो वो कंप्लीट ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता था, इसीलिए आसियान में कंट्रीज में वहाँ पर उसे हमला किया। फिलीपाइंस हो गया या आपका सिंगापुर हो गया। सिमिलरली वेस्टर्न कंट्रीज भी आसियान के कंट्रीज में बहुत सारे जगहों पे, स्पेशली फिलीपाइंस में वगैरह, ओके, इनका दबाव था वहाँ पर। वेस्ट तो कॉलोनियल पावर से इनको डिस्ट्रक्शन हुआ है वर्ल्ड वार्स के वक्त में। और ऐसा ही कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई तो नेशन बिल्डिंग का प्रॉब्लम इनको आ गया और इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि कौन से तरफ जाएंगे। कोल्ड वार के वक्त यूएस के तरफ जाना है या यूएसएसआर की तरफ जाना है, ये एक इनके ऊपर इशू हुआ। जो बंदूक कॉन्फ्रेंस हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था, आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो लेकिन वो ये आके मूवमेंट इतना ज़्यादा इनके लिए इनइफेक्टिव था, इफेक्टिव नहीं था। हेंस इन्होंने सोचा कि हम ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, आसियान। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस व्हाई आसियान केम इन टू बीइंग। पहला है कि वर्ल्ड वार के वक्त में कॉलोनियल पावर से उनको अफेक्ट हुआ। सेकेंड जो था, नेशन बिल्डिंग को इशू को सॉल्व करना था और उनके ऊपर दबाव था कि यूएस या यूएसएसआर की तरफ जाना है। और तीसरा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उनके लिए इतना इफेक्टिव नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने आसियान बनाया। This is the map of East Asia and Pacific. This is not ASEAN, but East Asia and Pacific देखेंगे तो ये सब कंट्रीज आएंगे। तो आसियान में अगर देख लेंगे तो ये कंट्रीज आ जाते हैं। ओके, there is a Malaysia, there is a Singapore, Indonesia, ओके, और थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ये सब कंट्रीज, ब्रूनेई वगैरह, आज 10 कंट्रीज हैं आसियान में। लेकिन शुरुआत में सिर्फ 5 कंट्रीज थे। हम वो देखेंगे कि कौन से कंट्रीज वो थे। ओके, तो आसियान का बेसिकली ये फ्लैग है। ओके, तो इसका फ्लैग में देखेंगे तो ये जो क्या है, ये द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी है। ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है सीयूईटी में कि आसियान के इसमें वो जो 10 स्टॉक्स हैं वो क्या हैं। ये कंट्रीज को डिनोट करता है, वेराज यूरोपियन यूनियन में जो 12 स्टार हैं वो कंट्रीज को डिनोट नहीं करता। ओके, तो ये पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को डिनोट करता है। पैडी का, राइस का ये 10 स्टॉक्स है, याद रखें। ओके, और बॉन्ड टुगेदर, ये सर्कल जो है इसका मतलब क्या है? सर्कल का मतलब है टुगेदरनेस, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी। ओके, ये यूनिटी को दिखाता है। ओके, सर्कल रिसेंबल्स दी यूनिटी। तो ये है आसियान का फ्लैग।
तो फाइनल आप आसियान का ये देखेंगे कि ये 1967 में बनाया गया, पहले 5 कंट्रीज आते हैं इसमें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड है। और इसका जो डिक्लेरेशन कहाँ से बनता है, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पॉलिटिकल साइंस में आपको यह है कि ट्रीटीज को याद रखें, किससे क्या बना। मार्शल प्लान किस में आता है, इट इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। और बैंकॉक डिक्लेरेशन, बंदुंग कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, डिक्लेरेशंस का आउटपुट क्या था, कौन से ईयर में हुआ, यह सब याद रखना जरूरी है। और बैंकॉक में होता है, यू नो बैंकॉक, वेयर इज इट देयर, बैंकॉक इज इन थाईलैंड, ठीक है। तो वहां पर हुआ था, ये 1967 में ही बन चुका है। वेराज यूरोपियन यूनियन 1992 में आता है। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? बेसिकली ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही मेनली आया था, ये केम इनटू बीइंग। और इट प्रोमोटेड द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी बना था। और ओवर द ईयर्स अगर हम देखेंगे तो ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, पीडीआर, म्यांमार जो बर्मा भी कहा जाता है ओल्ड नेम, कंबोडिया, ये सब आसियान में ज्वाइन कर चुके हैं। आज टोटली 10 कंट्रीज और देयर इन आसियान। Okay, unlike the European Union, there is a little desire in ASEAN for the supranational structure and institutions. ये बहुत आसानी से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बहुत बड़े बड़े जैसा कि कॉमन ये वगैरह जाना, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जैसा यूरोपियन पार्लियामेंट है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ओके, दैट इज़ अ स्पेशलिटी। इसीलिए कहा जाता कि आसियान वे, दैट इज़ अ सेपरेट, आसियान वे करके अलग एक चीज़ है करके यहाँ पर ये बोलते हैं। ओके, तो दैट इज़ अ इनफॉर्मल मीटिंग, नॉन कन्फ्रंटेनिव और कोऑपरेटिव मीटिंग्स होती हैं इनके हर एक फील्ड में। तो हेल्थ हो जाए, एजुकेशन हो जाए, एनीवेयर, तो दे इजीली मीट, द मिनिस्टर्स मीट एंड डिसाइड एंड दे इम्प्लीमेंट। तो इसके लिए इसे आसियान वे भी बोला जाता है। रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरिटी इज़ वेरी क्रिटिकल। ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई वगैरह, इसमें मेन रीज़न ये रखा है कि नेशनल सिक्योरिटी क्रिटिकल चीज़ है इसमें, और ये कोई सॉवरिटी के एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा। ओके, सो व्हाट आर द सेंस ऑफ आसियान? आसियान का स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो विद सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक सिंगापुर वगैरह इसमें है। तो आसियान का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर चले जाता है। 2003 में अगर देखेंगे, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी केम इनटू बीइंग, आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी, ये सब इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। और आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वाज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट द आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। तो कभी भी आसियान के कंट्रीज के बीच में जंग नहीं आना चाहिए, ये इनका सिक्योरिटी कम्युनिटी का मेन कन्विक्शन बना हुआ है। और आसियान का रीजनल फोरम ARF, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARF? मतलब आसियान रीजनल फोरम, ये 1994 में आया, ये ईयर को आपको याद रखना चाहिए। इट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी में ये करना है। ये सुपर नेशनल ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते, जैसा कि पार्लियामेंट हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन अपने बीच में फोरम्स बना के ये इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ओके, तो इट रिमेन्स बेसिकली एज अ प्रिंसिपली एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। ओके, इट्स इकोनॉमिक इज ग्रोइंग मच मोर फास्टर देन अदर कंट्रीज, ये है इसका स्ट्रेंथ। ओके, तो US, यूरोपियन यूनियन, जापान, ये सब कंट्रीज से, ये ब्लॉक से भी आसियान का जो ग्रोथ है, ओके, वो बहुत फास्ट तेजी से जा रहा है। दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इन बोथ द रीजनल एंड बियॉन्ड। तो आप जान सकते हैं अब तक जो चीज़ मैं बोला हूँ, तो ये फॉरेन पॉलिसी में वगैरह इन्फ्लुएंस होना बेसिकली इकोनॉमी के साथ इंटर रिलेटेड है। जितना इकोनॉमी स्ट्रांग होगा उतना वो कंट्री या वो ब्लॉक जो है पावरफुल हो जाता है, इवन इन पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में वगैरह। जैसा कि आसियान अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आता है, तो बेसिकली उसका थोड़ा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी आता है जैसा कि क्रिएट कॉमन मार्केट बनाने के लिए, और आसियान का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, रिजॉल्व ये जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स आते हैं उसे ख़त्म करने के लिए। फ्री ट्रेड एरिया आसियान ने बनाया, फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस। सवाल आ सकता है CUT में, व्हाट इज FTA इज ऑल अबाउट? ओके, फ्री ट्रेड एरिया
है उस व्हाट इज नो रीजन, व्हाट इज दिस फॉर, बेसिकली इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस। ओके, और ऑलरेडी यूएस और चाइना आसियान कंट्रीज से बात कर रहे हैं वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देन विजन 2020 आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी लेके आए थे। इन विच ईयर आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी वाज इनैक्टेड इन आसियान, क्वेश्चन हो सकता है। 2020 का विजन है ये। ओके, एंड ऑफ अगर इस पे देखेंगे तो आसियान ने अच्छे तरीके से कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म किया, ईस्ट टाइमूर का क्राइसिस ख़त्म किया, और ऑल दिस कंट्रीज मीट एनुअली, ओके, डिस्कस द इश्यूज करने के लिए आते हैं। और इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है आज आसियान, इट मेक्स और इंडिया और चाइना के साथ ये इन्वेस्टमेंट डीलिंग करता है, हेंस इट इज़ एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। और आसियान स्ट्रेंथ बेसिकली ये इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन का है, जो कहीं पर नहीं दिखता। ओके, आप आसानी से आसियान के मीटिंग्स में जाके अपनी राय रख सकते हैं, ये उसका बेनिफिट है। दूसरे कहीं पर आप एशिया में कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देख सकते जहाँ पर इट इज़ अबाउट इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन। ओके, आसियान इंडिया रिलेशंस कैसा है? तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम्स इंडिया ने इतना ज़्यादा आसियान के ऊपर फोकस नहीं किया। ओके, डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन। बाद में कोल्ड वॉर जैसा ख़त्म होता है 1990s में वी स्टार्टेड लुक ईस्ट पॉलिसी, और फाइनली 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आ गए हम। लेकिन कोल्ड वॉर के वक्त में आसियान कंट्रीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा इंडिया तवज्जो नहीं दिया। ओके, और अब देखेंगे तो ट्रेड अग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किया है, स्पेशली विथ मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, जो 3 ऑफ दी वर्ल्ड द बेसिक कंट्रीज़ जो आसियान को बनाए थे, ये कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड अग्रीमेंट्स करके हैं। और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया ये आसियान के साथ इंडिया का है, 2010 से है। और इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज़ और मेजर पावर्स कोई चीज़ को डिस्कस करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बेनिफिट है, ये है आसियान की खूबी। ओके, ओके, द राइज ऑफ इकोनॉमिक चाइनीज इकोनॉमी। ओके, द नेक्स्ट अब हमें 2 चीज़ें ख़त्म करें हैं। नंबर 1 यूरोपियन यूनियन, नंबर 2 आसियान। अब तीसरी चीज़ है चाइनीज़ इकोनॉमी। चाइनीज़ इकोनॉमी, अब जानते हैं कि चाइना भी इंडिया जैसा ही था 1970s तक भी, और स्लोली इतना पावरफुल हो गया कि आज चाइना यूएस को टक्कर दे रहा है। हाउ इट हैपेंड, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है आपको समझने का, इवन आज का करंट अफेयर्स भी समझने के लिए। तो चलते हैं चाइना को समझने। तो चाइनीज़ इकोनॉमिक सक्सेस 1978 से शुरू होता है, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया है चाइना, और इट प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक यूएस को 2040 में ये ओवरटेक भी कर सकेगा। तो ऐसा है इसका, इसे प्रोजेक्ट किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ इस इकोनॉमी अगर देखेंगे, उसके साथ साथ इसका पॉपुलेशन है, इसके पास ज़मीन है, रिसोर्स है, रीजनल लोकेशन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये सब चीज़ें चाइना के साथ मिलके आ रही हैं। और जो है ना 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, तब उसका पॉलिसी टोटली अलग था। वो लीडरशिप ऑफ माओ के अंडर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, जो सोवियत मॉडल को लेके आया। ओके, तो जैसा इंडिया में भी जो शुरुआत में हम ज़्यादा स्टेट ओन्ड इकोनॉमी ये थे, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्टेट करती थी, तो सिमिलरली ऐसा ही चाइना में भी था। ओके, पर इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सीवर इट्स लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। तो माओ के अंडर में चाइना ऐसा था कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ अपना रिश्ता हटा लिया था, जैसा कि यूरोप ये कंट्रीज जो यूएसए वगैरह, इनके साथ कुछ भी इन्होंने रिश्ता ही नहीं रखा। तो इससे इनके ऊपर क्या हुआ, एक बेनिफिट भी इससे क्या हुआ, बेसिकली दे हैड लिटिल चॉइस, तो इसलिए वो अपने ही रिसोर्सेस के ऊपर ये हो गए और सोवियत का एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करते थे ये। ओके, और इससे क्या हुआ कि अपने खुद के ऊपर डिपेंड होने से अपने खुद के इंडस्ट्रीज वगैरह इन्होंने बनाया, और बेसिकली फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में ज़्यादा इनपुट्स डाला, और चाइना डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। तो ज़्यादातर इनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं होता था, तो इसलिए डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर डिपेंड करते, मैन्युफैक्चर पूरा इंडिया विद इन चाइना ही होता, तो इनके ऊपर ही ज़्यादातर बेसिकली दे वर डिपेंडेंट। ओके, तो टेक्नोलॉजी और गुड्स वगैरह बाहर से लेने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, हेंस दे बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स इटसेल्फ। तो ये थी चाइना। तो ये है माओ के अंडर का चाइना। बट व्हाट हैपेंड, तो माओ के अंडर के चाइना में भी एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर तो सबके लिए दिया गया था, 5 to 6% ग्रोथ भी होता था। लेकिन मसला ये था कि पॉपुलेशन भी ग्रो हो रहा है,
2 to 3% एवरी ईयर। तो 5 to 6% इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, 2 to 3% पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आने वाले दिनों में पॉपुलेशन सब लोगों को काम देना इट वाज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट। Okay, industry production was not growing fast enough because international trade was minimal. Okay, as per the per capita income was very low. Okay, ये भी वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। तो फाइनली मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो चाइना है 1970s में लेके आती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कौन से साल में यूएसए के साथ चाइना ने रिश्ता फिर से वापस किया? तो बनाया था 1972 में, ये ईयर आपको याद रखना है। प्रीमियर जो एनलाई, ओके, इनका 4 मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है। तो ये भी आप याद रखें कि कौन से साल में किसने मॉडर्नाइजेशन लेके आया चाइना में। यह है प्रीमियर जो एनलाई। कौन से सेक्टर्स में मॉडर्नाइजेशन लेके आए हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। तो ये चीज़ों में 4 मॉडर्नाइजेशंस इन्होंने लेके आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ही वर्ड है। ओके, तो दीज आर द 4 एरियाज 1973 में लेके आते। और 1978 में देयर इज अ लीडर डेंग ज़ियाओपिंग। ओके, तो जियोपिंग क्या करते हैं? ओपन डोर पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं। तो 2 सवाल हैं इसमें, आप कंफ्यूज नहीं होना। पहला है कि किसने मॉडर्नाइजेशन लेके आया? प्रीमियर जो एनलाई। ओके, किसने ओपन डोर पॉलिसी लेके आया? डेंग ज़ियाओपिंग। ओके, ईयर भी अलग अलग है, वो 1973 में था और 1978 में यह है। तो पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। तो पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी अब चाइना ओपन हो गया है। तो कैसा चाइना में चेंज हुआ देखिए। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है तो वहाँ पर शॉक थेरेपी के बारे में बात किया, यानी कि जो 15 रिपब्लिक्स जो सोवियत यूनियन से बाहर आए तो वहाँ पर टोटली कैपिटलिस्ट में चेंज कर दिया गया। जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसे टोटली प्राइवेटाइज करने से बहुत कुछ नुकसान हुआ, जिसे हम शॉक थेरेपी करके भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चाइना में स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्राइवेटाइज किया है। तो ये है ख़ास बात चाइना की कि उसने सक्सेसफुल किया कि माओ के अंडर का चाइना आज इतना पावरफुल होने का रीज़न यह है कि उन्होंने अपसाइड डाउन ऐसे बड़े बड़े चेंजेस नहीं किए एक ही झटके में, बल्कि स्लोली उन्होंने चेंजेस को अपनाया। ओके, देखिए अब शॉक थेरेपी चाइना में नहीं किया गया और 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया जाता है। उसके बाद 1998 में तकरीबन 15 साल के बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री किया जाए चाइना में। और बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन आज इंडिया में भी पाया जाता है। तो ऐसे चाइना में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लेके आए, वहाँ पर बैरियर्स को हटा दिया गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी मोटिवेट किया गया। ओके, आज भी चाइना कंटिन्यूज टू प्ले सेंट्रल रोल इन इंडस्ट्रीज, बट ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वगैरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट किया गया। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी राइज हुआ बिकॉज ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। हाई पर्सनल सेविंग्स होते हैं चाइना में बिकॉज वहाँ प्राइवेटाइजेशन होने से एग्रीकल्चर हाथ में जाता है और लोगों के हाथ में रूरल इकोनॉमी भी बढ़ती है। एंड देन वी कैन सी चाइनीज इकोनॉमी बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दो भी यहाँ पर क्या होते हैं, फास्टर ग्रोथ में इंप्रूव होते हैं। फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड और चाइना ने बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कैसा बदला चाइना? एक तरफ आपको यूएसएसआर का मॉडल है और जब डिसइंटीग्रेट होता तो वहाँ पर कैसा कैसा लॉस हुआ। ऑन द अदर हैंड चाइना के आप देख सकते हैं कि कैसा उसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया। तो इट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज डॉलर आप देखेंगे तो इसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है। और चाइना सक्सेशन WTO में भी चाइना ज्वाइन कर लिया 2001 में। ओके, सो नाउ वी विल सी अबाउट इंडियाज चाइना रिलेशन कैसा था। तो इंडिया का चाइना रिलेशन हम ऑलरेडी थोड़ा देख चुके हैं लास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में। तो पहली बात होती कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था, लेकिन उसके बाद मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इंडिया ने अलग अलग राय रखी। जब तिब्बत को चाइना ने 1950 में अनेक्स किया, सीनो इंडिया बॉर्डर में प्रॉब्लम्स थे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है हमने देखा 1962 में जवाहरलाल नेहरू के वक्त में हुआ था। तो इससे क्या हो गया कि इंडिया चाइना का जो रिलेशंस बहुत ख़राब हो गया था और टिल 1976 इंडिया और चाइना के बीच में ख़ास एक
ये नहीं था, रिलेशनशिप नहीं था। ओके, लॉन्ग इम्पैक्ट हुआ। ये बेसिकली आप जानते हैं कि 1962 के कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर हमला हुआ, एज वेल एज लद्दाख में सियाचिन की जगह में भी ये हुआ। तो अक्साई चिन बेसिकली चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया बेसिकली। तो ये सब चीज़ें हुए, तो हमारे जो रिलेशंस थे डाउनग्रेडेड टिल 1976। सीरीज ऑफ टॉक्स फाइनल 1981 में इनिशिएट होते हैं, और आप देख सकते हैं कि कोल्ड वार जैसा ही ख़त्म होता है, इसका एक इम्पैक्ट भी होता है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होने लगी कि अब नेक्स्ट कैसा एक ये तो नहीं हो सकता एक सुपर पावर, बिकॉज देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ पावर। तो ऐसे में इंडिया और चाइना भी बात करना शुरू करते हैं। राजीव गांधी का विजिट चाइना को, ये बहुत सिग्निफिकेंट मूव होता है दिसंबर 1988 में। ओके, और बाइलेटरल ट्रेड इंप्रूव होता है। आज अगर देखेंगे 2017 के हिसाब से तो 84 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड, बाइलेटरल ट्रेड इंडिया और चाइना का होता है। और अडॉप्ट सिमिलर पॉलिसीज अगर हमारे ये देखेंगे, कॉमनैलिटी अगर देखेंगे तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में वगैरह इंडिया और चाइना का एक सेम स्टैंड हुआ है। रिसेंटली डाउनस्लाइड्स भी हुए हैं इंडिया चाइना का। आप जानते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको पता होगा कि पहली चीज़ है कि ये जो लद्दाख में बॉर्डर इशू है, दूसरा इपेक है इकोनॉमिक, ये जो सीपेक, ओके, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, इससे भी हमारे इश्यूज है। बिकॉज ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ज़रिए से सीपेक जा रहा है, तो ये भी हमारे चाइना और इंडिया के बीच में एक इशू है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। और यूएन में बहुत सारे चीज़ों में पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया है। तो ऑल दिस थिंग्स आर मेकिंग न्यू इश्यूज, बट स्टिल ट्रेड ये सब चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, लेट अस गो टू द लास्ट बट वन, जापान। इसके बाद एक स्लाइड है साउथ कोरिया का। विद दैट वी विल कंक्लूड आवर क्लास टुडे। तो जापान हैज़ बिकम टुडे पावर, बेसिकली एक सेंटर है। क्यों? जापान अगर देखेंगे तो उसकी हालत, इट्स हैव वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, बहुत बड़ा लॉस भी हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में। आप जानते हैं कि जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में वगैरह डाला गया, लेकिन प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये इसकी खासियत है। जापान OECD में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में 1964 में ज्वाइन किया। 2017 में इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान कहाँ से कहाँ आ गया देखें। ओके, जो बहुत बड़ा डिबैकल हुआ था जापान में, जापान यूज्ड टू बी ए कॉलोनियल पावर। ओके, लेकिन अब क्या हो गया, उसके बाद लॉस हुआ उसे, और इकोनॉमी में इतनी तेज़ी से बढ़ा कि 2017 के मुताबिक जो हमारे NCERT रिवाइज्ड बुक में दिया गया है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ओनली एशियन मेंबर इन द G7 ग्रेट इकोनॉमिक्स। 7 ग्रेट इकोनॉमीज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे G7 कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कंट्री जिसमें है वो है जापान। ओके, देन 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड भी है जापान, और ओनली नेशन दैट सफर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये भी एक सवाल हो सकता है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द UN। तो UN को सपोर्ट करने में जापान का बहुत बड़ा रोल है। ऑलमोस्ट 10% जापान खर्चा करता है। और सिक्योरिटी अलायंस US के साथ है। देखिए 1951 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। आप पता है कि किसने बॉम्ब डाला था जापान के ऊपर? US नहीं डाला था, लेकिन इनके साथ एक सिक्योरिटी अलायंस साइन होता है 1951 में। और आप देख सकते हैं कि एज पर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन में ही जापान बोल दिया गया है कि हम क्या नहीं करेंगे, सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अटैक वगैरह नहीं करेंगे। ओके, रिनाउंस वॉर एज अ सॉवरेन राइट of the nation and the threat of or use of force as a means of settling international disputes। तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हम जंग नहीं करेंगे करके आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स। Although Japan's military expenditure is only 1% of its GDP, it is the 7th largest military in the world। ओके, जापान को US भी सपोर्ट करता है। यही थी जापान की बात। और लास्टली अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ पावर में साउथ कोरिया आता है। कोरियन पेनिनसुला आप जानते हैं, ये एक था, और में वर्ल्ड वार के बाद ये अलग अलग हो जाता है। जैसा कि जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी करके अलग अलग हो जाता है, सिमिलरली कोरिया भी ऐसा ही होता है। साउथ कोरिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 38th पैरेलल, ये नंबर सवाल पूछ सकते हैं CUT में कि कौन सा वो ये था, तो 38th पैरेलल करके आप बोल सकते हैं, आंसर वो है। ओके, कोरियन वॉर जो 1950 और 53 में चला,
ओके, ये कोल्ड वार के मुताबिक ये हुआ था, नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर के फेवर में, साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में, तो इनके बीच में बेसिकली और लड़ाई झगड़ा होता था। और लेकिन ये फाइनली यूएन के मेंबर्स बनते हैं 1991 में। जानो इसके साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के साथ सबका कनेक्शन है, और 1991 में फाइनली आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएन के मेंबर्स बनते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, बोथ द कोरियाज फाइनली बिकम द मेंबर्स। मीनवाइल द साउथ कोरिया इमर्ज एज द सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। अगर एशिया में सेंटर ऑफ पावर्स में देखेंगे, जैसा आसियान एक सेंटर ऑफ पावर देखा जाता है, जापान देखा जाता है, साउथ कोरिया भी देखा जाता है, इसे ये मिरेकल ऑफ द हैंड रिवर बोला जाता। ये किसके रिलेटेड है अगर बोला है तो आपको आंसर देना है साउथ कोरिया। जैसा कि मैंने बोला, मार्शल प्लान यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड है, बैंकॉक अग्रीमेंट जो है आसियान का रिलेटेड है, तो ऐसा ही मिरेकल ऑफ हैंड रिवर कोरिया में जाती है रिवर, तो वो रिलेटेड टू कौन सी कंट्री का है, तो आपको साउथ कोरिया बोलना चाहिए। ये इसलिए बोला जाता है कि 1960s एंड 80s के बीच में साउथ कोरिया ने बहुत डेवलप किया। ओके, तो इसीलिए इसे मिरेकल ऑफ हैंड रिवर कहते हैं। और सिग्नलिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट, साउथ कोरिया बिकम द मेंबर ऑफ द OECD। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन, अब ये इकोनॉमिक इसके लिए जो बनी गई है ऑर्गेनाइजेशन, 1996 में ये हिस्सा बन गया। इसमें इजीली कोई मेंबर नहीं बन सकता, बट इसका ओवरऑल डेवलपमेंट से इसने 1996 में उसका हिस्सा बन गया। और 2017 के मुताबिक इकोनॉमी जो साउथ कोरिया की है, इट्स 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और द मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्यों मिलिट्री एक्सपेंडिचर है आप जानते हैं, बिकॉज नॉर्थ कोरिया आज भी एक कंट्री है जिससे साउथ कोरिया को इशू है, तो बेसिकली इसीलिए वहाँ पर एक्सपेंडिचर भी मिलिट्री के ऊपर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें साउथ कोरिया के बारे में है। बट आज के चैप्टर में हमने देखा है यूरोपियन यूनियन, आसियान, देन हमने देखा जापान और साउथ कोरिया, ओके, और राइज ऑफ चाइना। टोटली 5 चीज़ों को हमने देखा है। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इसमें से बहुत कुछ सवाल आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, रिवाइज करते रहें।